नमस्कार दर्शकों, तो लीजिए आज हम आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपने हमसे जानना चाहा था। यहाँ पर हम आपका नाम नहीं प्रकाशित करेंगे और हम यही चाहेंगे कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं, यदि उससे मिलता जुलता प्रश्न किसी और दर्शक का हो तो वह भी उस दिए हुए उत्तर से लाभ प्राप्त कर सके। बस यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो पहला प्रश्न आया है झारखंड से। उनका कहना है कि गुरुजी प्रणाम, हम अभी हमारे नए घर में रहने आए हैं। यहाँ रहते हमें अभी 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी घर में एक समस्या चल रही है। वह समस्या यह है कि रात को कोई शक्ति अचानक से मेरी पत्नी को बेड पर से नीचे ज़मीन पर पटक देती है। तो इसके बारे में हमने अनेकों पंडितों और बाबाओं से जानकारी ली, लेकिन कहीं भी उसका निवारण नहीं मिल पाया और समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। कोई महीना ऐसा मेरी पत्नी के साथ नहीं होता हो, तो आप ही बताइए यह क्यों होता है और क्या करने से इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मुख्य प्रश्न आपका यही है कि आप उस घर में इस समस्या से पीड़ित है। तो देखिए, उसका उत्तर ये है, आपने बताया 3 साल से आप वहाँ पर रहने आए हैं। इसके पहले वहाँ पर एक खाली ज़मीन पड़ी थी जिस पर लोग कुछ भी चीज़ें फेंक दिया करते थे। जब हम अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उस समय 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 प्लाट की शुद्धि, नंबर 2 वास्तु की शुद्धि और नंबर 3 वास्तु शांति एवं गृह प्रवेश की पूजा सही ढंग से होनी चाहिए। आपने जब घर बनवाया था तो निश्चित है कि आपने उस समय प्लाट की शुद्धि नहीं करवाई होगी, क्योंकि जब हम किसी ऐसी भूमि पर मकान बनाते हैं जिस पर कोई कुछ भी फेंक दिया करता हो, तो उसमें उस भूमि पर एक दोष उत्पन्न हो जाता है। वह भूमि का टुकड़ा एक कूड़ा घर बन चुका होता है। तो जब हम नया घर अथवा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय उस भूमि की शुद्धि सिद्ध जल अथवा पवित्र भस्म छिड़क कर लेनी चाहिए। नंबर 2 वास्तु की शुद्धि। मकान में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत घर रहते हैं जो अपने मालिक को सही से उस घर में बसने नहीं देते। ऐसे मकान है जो बनते ही अपने मालिक के हाथ से चले जाते हैं या फिर मालिक ही उन्हें बेच देता है। यह इस कारण होता है कि जिस घर का वास्तु ठीक नहीं रहता तो उस घर में एक नेगेटिव रेडिएशन चलता रहता है, जो घर में तनाव, बीमारी, अनिद्रा आदि समस्याओं को जन्म देता है। फलतः उस घर में रहने वाले मालिक को सुख शांति नहीं दे पाता अथवा मालिक को किसी कारणवश घर से बाहर निकाल देता है। और तीसरी क्रिया है वास्तु पूजा एवं गृह प्रवेश। अगर सही रीति से आपने नहीं किया है, सही मंत्रों से नहीं किया गया है, तो पहला एक तो प्लाट की शुद्धि नहीं हुई, दूसरा उसका वास्तु खराब है, जिसके वजह से घर में एक नेगेटिव माहौल बनता है, जिसकी वजह से उपरोक्त दोनों दोष सुधर सकते हैं। लेकिन जब वास्तु पूजा भी ठीक नहीं होती है तो वह 2 दोष तो बने ही रहते हैं। साथ में तीसरा वास्तु खंडन, यह दोष भी उस घर में समावेश हो जाता है। खास करके जो लोग प्लाट शुद्धि का कार्य नहीं कर पाते, उन्हें यह तीसरा कार्य अति महत्वपूर्ण है, करना ही चाहिए। इसमें भी खास करके शक्ति मंत्रों का जाप एवं हवन अवश्य होना चाहिए, जिससे अगर घर में कोई बुरी आत्मा आना भी चाहे तो प्रवेश न कर पाए। और घर में वास्तु दोष तो होना ही नहीं चाहिए। इससे आपके जो उस घर में रह रहा है उसके ऊपर और खास करके उस घर के मालिक के ऊपर उस वास्तु दोषों का विशेष प्रभाव पड़ता है। आपको मैं 2 प्रयोग बता रहा हूँ, अपने घर में करवाइए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पहला है सार्ध नवचंडी प्रयोग और दूसरा है उसी के साथ बटुक भैरव मंत्र का जाप और हवन। यह 2 कार्य आप अपने घर में करवाइए। यह दोनों कार्य आप किसी शाक्त जो शक्ति की उपासना करने वाले हैं
उनसे करवाइए। निश्चित रूप से आपके घर में यदि कोई बुरी आत्मा होगी या किसी ने कुछ कर रखा होगा घर में, तो वह घर से बाहर हो जाएगा। आपको फिर वह कभी परेशान नहीं करेगा। अपने घर में वास्तु दोषों को भी देख लीजिएगा, अगर वह खराब हो तो उन्हें भी ठीक कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आया है रीवा मध्य प्रदेश से। इसमें लिखा है, गुरुजी मेरी लव मैरिज को अभी 8 महीने ही हुए हैं और मेरी पत्नी 2 महीने भी मेरे साथ नहीं रही है। उसका कारण है उसका बीमार होना। जब वह अपने पिता के घर से मेरे घर आती है तो अचानक बीमार पड़ जाती है और जब अपने पिता के घर जाती है तो ठीक हो जाती है। अभी 1 दिन पहले अपने बाल पूरे खुले करके 3री मंजिल पर चली गई थी और वहां से कूदने की कोशिश कर रही थी। क्या उसके ऊपर किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है या फिर किसी ने कुछ खिला पिला दिया है या कोई तंत्र प्रयोग किया है? कृपया मेरी समस्या का निवारण करें। जब हम विवाह करते हैं तो उस समय कुंडली मिलान नामक एक रस्म होती है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि इन दोनों पति पत्नी की जोड़ी कैसी रहेगी। क्योंकि आपकी तो लव मैरिज हुई है इसलिए आपकी कुंडली मिलान तो हुआ नहीं होगा। आप घर के सारे सदस्य इतने सालों से उस घर में रह रहे हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, तो कह सकते हैं कि उस घर में ऐसा कोई दोष नहीं होना चाहिए जिससे आपकी बहू पर उसका नेगेटिव असर पड़ने वाला हो। मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं जिसे आप कीजिए। आपके रीवा के पास मैहर नामक एक स्थान है, आप वहां पर मैहर वाली शारदा माई के यहाँ जा करके अपनी पत्नी का उतारा करवा दीजिए। मतलब कि वहां पर अपनी पत्नी का तुलादान करवा दीजिए और यदि संभव हो तो वहीं पर चामुंडा हवन करवा दीजिए एवं वहां से अखंड दीपक का काजल ले आइए जिसे नित्य आपकी पत्नी अपनी आंखों में लगाए। यह कार्य आपको 1.25 महीने तक करना है। देखिए लाभ मिलेगा, बहुतों को लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। जय माता दी। तो आगे का प्रश्न आता है कि गुरुजी प्रणाम, मैं बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मेरा एप्लीकेशन करीब 8 बार रिजेक्ट हो चुका है, जबकि मेरे से कम अंक वालों ने अप्लाई किया था और वह सिलेक्ट किए जा चुके हैं। तो क्या कारण है? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो देखिए भाई साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है कि आपका एप्लीकेशन 8 बार रिजेक्ट हो चुका है और आपसे कम अंक वाले वहां पर चुने जा चुके हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यह सलाह दूंगा कि सर्वप्रथम आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। क्योंकि कई बार हमने यह देखा है कि सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी व्यक्ति का अमुक कार्य नहीं हो पाता। उसका कारण एक यही बनता है कि यदि उस इंसान के भाग्य में थोड़ा सा भी वह कार्य करने का योग होता है तो उसे मंत्र तंत्र आदि क्रियाओं से पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन यदि उस इंसान के भाग्य में वह कार्य करना होगा ही नहीं अथवा वह उसकी कुंडली में नौकरी का योग नहीं बन रहा होगा तो उसे वह नौकरी कदापि भी प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि आपने सुना ही होगा तुलसीदास जी की चौपाई, जिसमें उन्होंने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य बिना नर पावत नाही। मनुष्य की कुछ लिमिट होती है जो वह वहां तक जा सकता है और यदि कोई मनुष्य यह कहे कि मैं विधाता के लेख को मिटा सकता हूं तो संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत बड़ा तप साधना करनी पड़ेगी। यदि संभव हो तो आप अपनी कुंडली भेजिए, फिर उसके बाद उसमें देख करके बताया जाएगा कि आपको यह कार्य करना चाहिए या नहीं। आपका योग किसी अन्य कार्य में ज़्यादा प्रबल बन रहा हो तो इसलिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है जो हमें आसाम से प्राप्त हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इन्होंने इनकी कन्या का विवाह किया था किंतु शादी के 6 महीने बाद इनकी लड़की का डिवोर्स करवा रहे हैं, जिसका कारण यह लिख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लड़के के बारे में बहुत कुछ बोला था लेकिन शादी के बाद पता चला है उसकी असलियत, तो अब मैंने क्या करना चाहिए? ये शायद लड़की के पिता हैं जो पत्र लिख रहे हैं, जो ईमेल कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि विवाह के पूर्व कुंडली मिलान करना बहुत आवश्यक कार्य है, जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि यह रिश्ता कितना टिकाऊ बन पाएगा।
कहीं लड़के या लड़की की कुंडली में मांगलिक योग तो नहीं है जो इनके रिश्ते को खंडित कर देवे, अथवा लड़के की कुंडली में राजयोग है तो कितना प्रबल है, लड़की की कुंडली में सौभाग्य योग है तो कितना प्रबल है, इत्यादि जानकारी हमें जन्म कुंडली से ही प्राप्त हो सकती है। अब जैसे आपने कहा है कि आप अपनी लड़की का डिवोर्स करवाना चाहते हैं और आपने मुझसे पूछा है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको क्या रास्ता दिखाऊं, तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आप डिवोर्स करवा रहे हैं यह आपका निर्णय है, लेकिन आगामी जब भी आप ऐसा कोई कार्य करें तो सर्वप्रथम कुंडली को प्राथमिकता देवें, जिससे व्यक्ति बोलता कुछ है और रहता कुछ है यह कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली उस व्यक्ति के सारे राज खोल देती है, उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है, जिससे आप आगामी कभी धोखे में नहीं आएंगे। तो अगला प्रश्न पूछा है, यह भी एक पिता है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, उसके लिए ये कर्ज भी लेना चाहते हैं। अगर कर्ज लेना पड़े तो ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी बच्चे की कुंडली में उच्च शिक्षा के योग बनते हैं या नहीं, यह मेरे सपनों को साकार कर सकता है, यह देख करके बताइए। तो देखिए, आपने जो अपने बच्चे की जन्म तारीख तो भेजी है और समय भी भेजा है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि यह टाइम दिन का है अथवा रात का है। तो आगामी जब भी आप कुंडली की जानकारी भेजें तो स्पष्ट अक्षरों में जन्म तारीख, जन्म समय, AM हो तो AM लिखें, PM है तो PM लिखें और जन्म स्थान, तभी कोई भी शुद्ध जन्म कुंडली बन सकती है। चलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। उच्च शिक्षा के योग बनने में कुंडली में मुख्यतः 3 भाव प्रधान होते हैं। पहला कुंडली का द्वितीय भाव, दूसरा पंचम भाव और तीसरा नवम भाव। जातक की शिक्षा को दर्शाता है द्वितीय भाव, जातक की बुद्धि को दर्शाता है पंचम भाव, और जब बच्चा शिक्षा और बुद्धि में अव्वल हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसके भाग्य को दर्शाता है उसकी कुंडली का नवम भाव। यदि यह 3 भाव मजबूत हो और इनके स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो और यह 3 भाव शुभ ग्रहों के द्वारा देखे जाते हो, तो निश्चित कहा जा सकता है कि बच्चा लिखने पढ़ने में अग्रणी होगा, विद्या बुद्धि इसमें अपार होगी, साथ ही साथ अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से यह एक ऐसी जॉब करेगा या ऐसा कोई कार्य अथवा व्यवसाय करेगा जो उसे अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकेगा। तो दर्शकों, यह आपके कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने दिया है। अब हम हर रविवार प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे, जिसमें आपके प्रश्न होंगे और हमारे उत्तर होंगे। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न हो अथवा आप किसी समस्या से ग्रसित चल रहे हो, तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर पूरी जानकारी भेज सकते हैं। हम यथासंभव आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही धर्म, अध्यात्म, मंत्र, तंत्र, यंत्र और ज्योतिष आदि विषयों का प्रसारण होता है। आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे किसी और रोचक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।